ठीक है, ये एक एटम है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज कितना होगा, इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना होगा, क्या देखा था हमने, हाँ, प्लस जेड ई, उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा जेड इंटू ई, उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये सारा नेगेटिव चार्ज मिलकर कितना हो रहा है, माइनस जेड ई हो रहा है। ठीक है, तो इतना नेगेटिव चार्ज कितने रीजन में, इस पूरे रीजन में। ठीक है, अभी आपको अगर ये एटम का रेडियस है कैपिटल आर, तो इस डिस्टेंस पे स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक फॉर्मूला है, गॉस लॉ है, क्या बोलता है वो, इंटीग्रल ई डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के थ्रू पास होने वाली सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उन सारे पॉइंट्स के एरिया वेक्टर्स, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है उनका इंटीग्रेशन करोगे तो सामने क्या लिखोगे, इसके अंदर जितना चार्ज है वो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी हर पॉइंट पे, इस सरफेस पे हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी कि अलग अलग होगी, हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी क्योंकि सेम डिस्टेंस में है सेंटर से। और एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, हर एक एरिया वेक्टर हर एक ई वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा, तो हर एक डीए वेक्टर हर एक ई वेक्टर के साथ 0 डिग्री एंगल ही बना रहा होगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल डीए इज इक्वल टू इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो प्लस जेड ई प्लस कुछ लिखना पड़ेगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन मतलब क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, प्लस चार्ज जितना है वो प्लस यहां का नेगेटिव चार्ज जितना है वो, दैट इज नॉट इक्वल टू माइनस जेड ई। माइनस जेड ई तो पूरे में था, सिर्फ सरफेस के अंदर कितना है वो गिनना पड़ेगा। ठीक है, वो उधर ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे, हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज इस पे जो भी था Q डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, टोटल चार्ज Q, इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस जेड ई। भाई इस एटम पे नेगेटिव चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसकी डेंसिटी कितनी थी इस पूरे सरफेस पे, टोटल नेगेटिव चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल नेगेटिव चार्ज इस पूरे पे कितना है, माइनस जेड ई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। जो डेंसिटी पूरे एटम की होगी वही डेंसिटी इस अंदर के स्फीयर की भी होगी। तो इसकी डेंसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर का चार्ज, मतलब कि ये एनक्लोज्ड नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय अंदर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये इक्वेशन समझ में आए कि नहीं, बाहर का चार्ज पूरा नेगेटिव चार्ज डिवाइड बाय बाहर का पूरा वॉल्यूम इज इक्वल टू अंदर का चार्ज डिवाइड बाय अंदर का वॉल्यूम, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है। मुझे ये चाहिए था, इधर से ढूंढ लूंगा, उधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा। 4/3 पाई कैंसिल, तो व्हाट कैन आई से, एनक्लोज्ड नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू माइनस जेड ई इंटू आर क्यूब बाय आर क्यूब। इसको वहां पर सब्स्टिट्यूट करो, तो ई इंटीग्रल दिया था मतलब कि पूरा एरिया, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर आएगा, छोटा आर आएगा या बड़ा आर आएगा, किसका एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया, तो छोटा आर आएगा, इज इक्वल टू सामने क्या आएगा, प्लस जेड ई और
माइनस जेड ई तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू जेड ई 1 माइनस आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 4 सामने जाने दो, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। जेड ई वैसे का वैसा, आर स्क्वायर अंदर जाने दो, तो 1/r² माइनस r/r क्यूब। तो ये उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगा। ठीक है, और बाकी दो कंडीशंस में आपका एटम ऐसे था, बाकी दो कंडीशंस में मान लो आपका जो पॉइंट है वो बाहर है, तो ये r था, अब ये r है, एंड स्मॉल r ग्रेटर देन r, तो इंटीग्रल E dA इज इक्वल टू, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, प्लस जेड ई और इधर माइनस जेड ई, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई कितना हो जाएगा 0। और ये सेकंड केस था। अगर एक और केस करूं वेयर r इज इक्वल टू r, तो ये सरफेस इसके ऊपर बनेगा, इन दैट वेरी केस ये सेम चीज होगी, तब भी इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ, पहला केस समझा पूरा, हाँ वही डिफिकल्ट था। सेकंड केस में क्या है, पहले केस में क्या था, आपका पॉइंट जो है वो एटम के अंदर रखा है, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या बनी थी, कैपिटल R से छोटी बनी थी पहले केस में। अब आपने पॉइंट ले लिया एटम के बाहर, तो स्मॉल r बना बड़े R से बड़ा, और फॉर्मूला के हिसाब से जाएं, उधर क्या आता है, चार्ज एनक्लोज। किसके अंदर एनक्लोज, आपका गॉसियन सरफेस जो बनता है उसके अंदर का चार्ज। पिछले केस में गॉसियन सरफेस एटम के अंदर बना था, इसलिए उसके अंदर का चार्ज निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इसमें देखो आपके सरफेस के अंदर चार्ज टोटल कितना है, ये तो 0 बन जा रहा है, तो इधर 0 लग दिया, तो ई भी 0 हुआ होगा। सेम केस इस इधर भी वही होगा, आपका सरफेस अभी इधर बनेगा थर्ड केस में, तब भी इस सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज 0 ही होगा। तो इन दोनों केसेस में ई की वैल्यू 0, पिछले केस में ई की कुछ नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere is 0.2 न्यूटन। मतलब कि ये दो स्फीयर्स हैं, इसका चार्ज कितना है प्लस 0.4 माइक्रोकूलम, इसका चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, और इस पर जो फोर्स लग रहा है नेचुरली अट्रैक्टिव होगा, वो 2 न्यूटन दिया है, सॉरी 0.2 न्यूटन दिया है। डिस्टेंस क्या है उन दोनों के बीच का, वो फाइंड करना है। और व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो दो चीजें कूलम्स लॉ से हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। F की वैल्यू है तुम्हारे पास, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सारी वैल्यूज हैं तुम्हारे पास। अब इधर देखने का क्या है, while solving these kind of sums, Q1 और Q2 इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, और फोर्स इज नेगेटिव इफ एट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव इफ रिपल्सिव। अपना केस एट्रैक्टिव फोर्स का है तो माइनस 0.2 आएगा, Q1 Q2 का सिर्फ नेगेटिव लोगे तो R की वैल्यू मिल जाएगी तुमको। ठीक है, इधर भी एक माइनस आएगा, उधर भी एक माइनस आएगा। अच्छा सॉरी, Q1 Q2 विच साइन लेना है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव
कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका प्लस में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दो मासेस के बीच में लगता है, या कूलम्स फोर्स किसी दो चार्जेस के बीच में लगता है, तो चार्जेस की दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, Q1 Q2 अलग अलग होंगे, साइन में भी अलग होंगे, मैग्नीट्यूड में भी अलग होंगे, लेकिन इस फॉर्मूला से जो फोर्स लगता है वो फोर्स दोनों पे ही लगता है। अगर एक चार्ज है 50 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से आपने जो भी फोर्स की वैल्यू निकाली, वो फोर्स दोनों ही चार्जेस पे सेम अमाउंट का लगेगा। ठीक है, उन फोर्स का इंपैक्ट अलग अलग होगा, क्योंकि एक चार्ज की वैल्यू छोटी है, एक बड़ी है, लेकिन फोर्स तो सेम ही लग रहा है, दोनों पे असर अलग अलग होगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, अगर दोनों का मास अलग अलग होगा तो, लेकिन फोर्स तो सेम ही है दोनों पे। तो अगर आपका दूसरा सवाल है कि सेकंड चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, आप बोलोगे सेम 0.2 न्यूटन ही लगेगा। दो स्फीयर्स हैं, इनके बीच का जो गैप है वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ चार्ज ऑन ईच? देखो इधर, वन मोर सिंपल क्वेश्चन आता। दो चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दिया है 50 सेंटीमीटर, और बोला है दो चार्जेस की वैल्यू भी दे रखी है, दोनों की वैल्यू सेम है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ढूंढना है। तो कूलम्स फॉर्मूला से मिल जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें ध्यान क्या रखने का, R की यूनिट कन्वर्ट करके लिखने की, तो इससे F मिल जाएगा। अब क्या बोला है, अब अगर डिस्टेंस आधा कर दूं, नया डिस्टेंस पहले से आधा है, और चार्ज जो है वो डबल कर दूं दोनों पे, तो नया फोर्स कितना होगा? पुराना फोर्स मान लो आपको F की वैल्यू कुछ मिल गई, अब नए फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F डैश इज इक्वल टू K 2Q1 2Q2 डिवाइड बाय 0.5 R द होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा? हाँ ना, इज इक्वल टू 4 इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 का स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर होके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये क्या है, फोर्स ही है, पुराना वाला फोर्स।